इस वीडियो में हम बीपीएससी द्वारा प्राचीन इतिहास में से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास का। पहला टॉपिक है पाषाण काल। इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये जो प्राप्त हुआ है ऑप्शन डी मेहरगढ़ से, ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। आइए नोट को देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से लगभग 7000 ईसा पूर्व तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा बेलन नदी का तट प्रयागराज जनपद को माना जाता है। यानी अगर पूछा जाए कि चावल का सबसे पुराना स्थल कौन सा है, तो यह कोल्डीवा है। यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है कोल्डीवा से। और मेहरगढ़ से पहले जो खोज हुआ था उसमें मेहरगढ़ गेहूं का सबसे पुराना साक्ष्य मिला था, लेकिन अब एक नए खोज में लहुरा देव में मिला है। इसीलिए ऑप्शन पे निर्भर रहेगा। अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ होगा, और नहीं तो लहुरा देव दिया गया रहेगा तो लहुरा देव पे मारेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग, चैल्कोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्राय ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो यह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, सीहोर, मध्य प्रदेश नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जीवाश्म विज्ञानी अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भीमबेटका पूरा स्थल पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक लगभग 750 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और नीचे दी गई सूचियों का कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो आइए इसको मिलान करते हैं। कुतनूर हो जाएगा तेलंगाना में, उसके बाद चिरांद हो जाएगा बिहार में, उसके बाद गुफकराल हो जाएगा कश्मीर में, और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। देख लीजिए, कुतनूर तेलंगाना, चिरांद बिहार, बिहार के सारण में चिरांद है। अगला है गुफकराल, ये कश्मीर में है, और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। ये सभी नवपाषाणिक स्थल है। अगला प्रश्न है फिर वही मिलान वाला, ताम्रपाषाणिक युगीन स्थल का मिलान करना है आपको ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता से, जो किस नदियों पे हैं। तो आइए मिलान करते हैं। आहार हो जाएगा आपको बनास नदी के तट पे। उसके बाद हो जाएगा आपको कायथा हो जाएगा काली सिंध नदी के तट पर। उसके बाद आपको हो जाएगा सावलदा ताप्ती नदी के तट पर, ताप्ती नदी के तट पर, सावलदा ताप्ती नदी के तट पर, और मालवा नर्मदा नदी के तट पर। आहार
ये ताम्रपाषाण युगीन स्थल है। ये बनास नदी किनारे पे, कायथा, काली सिंध, स्वालदा या सावलदा ताप्ती नदी के किनारे और मालवा नर्मदा नदी के किनारे। आइए अगला टॉपिक है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। इससे संबंधित प्रश्नों को आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो सिंधु सभ्यता आपको आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। आइए इस नोट को देखते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में लगभग 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इसको नोट को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यह नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों से मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। अतः विकल्प ई सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल प्राचीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसका प्रारंभिक उत्खनन प्रोफेसर एस राव के निर्देशन में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो गुजरात में है। यह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह था। यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल हो जाएगा। लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में, डाबरकोट या बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और अगला राखी गढ़ी जो हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो यह हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया इराक सभ्यता को, ये नोट है, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो ऑप्शन बी, घोड़ा। घोड़ा का पता सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं चला था। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गधखूर इक्वस हेमियोनस्कूर की है या पालतू घोड़े इक्वस कवालस की है, यह निश्चित कर पाना कठिन है। रंगपुर, राना घुंडई, लोथल, सुरकोटदा, कुंतासी एवं कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सांडोर या सैंडोर बोकोनी द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथाकथित अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास का समय अर्थात तीसरी सहस्त्राब्दी के ईसा पूर्व के अंतिम भाग के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। वर्ष 1974 में ASI के जेपी जोशी
तथा A.K. शर्मा ने यहाँ से 2100 से लेकर 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, मेंडो आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। इसी प्रकार ब्रिगेडियर E.J. रॉस के द्वारा राणा घुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं, उसे ज्यूनर महोदय अप्रामाणिक मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता, यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प बी को माना है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ई। प्रश्नगत विकल्पों में से बनावली हरियाणा तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। इसमें ऑप्शन में बनावली और कालीबंगा दोनों दे दिया गया है, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरा स्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा हो जाएगा, जो राजस्थान में है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। खंभात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे की स्थित निकट लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगन से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो कालीबंगन राजस्थान हो जाएगा। पिछले प्रश्न में भी ये देख चुके हैं। ये बीपीएससी टीचर के एग्जाम में 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी बी.ए. स्मिथ हो जाएगा। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 के मध्य माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए.एन. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का हुआ था। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को बनाने में मिट्टी के चाक का भी प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृद भांड। मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी, अतः निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला प्रश्न है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की नाव के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो 900 वर्ष। लगातार 900 वर्ष वर्षा नहीं हुआ था। वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक सूखे जैसी स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण रही। ध्यातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। अगला टॉपिक है वैदिक काल। आइए इनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी गार्गी, ये ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। यानी घोषा, अपाला और विश्ववाड़ा ये ऋग्वैदिक युग से संबंधित है। घोषा, अपाला और विश्ववाड़ा ये तीनों ऋग्वेद में सूक्त या मंत्रों की दृष्टा स्त्रियां हैं, अतः इन्हें ऋग्वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। इसके विपरीत गार्गी उत्तर वैदिक या उपनिषद युग की दार्शनिक है, न कि ऋग्वैदिक युग की। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ऑप्शन बी राजगृह, प्रारंभिक वैदिक काल में राजगृह था। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह, वर्तमान राजगीर, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऑप्शन सी नौवां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवम मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह सोम और स्पेय पर नामाकृत देवता को 9वां मंडल समर्पित है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। यह सावित्री या सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो यह धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बवस्त, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के सूत्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक या एक इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ। जबकि थाईलैंड के बानचियांग नामक पुरास्थल की खुदाई से ढले हुए लोहा प्राप्त हुआ है, जिसकी तिथि लगभग 1600 से लेकर 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नौह, राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ प्राप्त हुआ है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सबसे पहले उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख श्याम अयस के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरणों की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल लगभग 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। अगला प्रश्न है, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगाज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यह लड़ा गया परुस्नी नदी के तट पर। दसराज्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुस्नी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन
और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। तो ऑप्शन ए उपनिषद में। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक संवाद और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ है जो लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे। अगला चैप्टर है बौद्ध धर्म। आइए इनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तनम या मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। यानी इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ और सारनाथ में इन्होंने पहला प्रवचन दिया उपदेश, और कुशीनगर में इनका निधन हुआ। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो यह सारनाथ में, जिसे पहला उपदेश कहते हैं। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। अगला प्रश्न है बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका मिलान करना है। तो आइए इनका मिलान करते हैं। इनका जन्म हुआ था आपको लुम्बिनी में। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था और इन्होंने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया और इनका निधन कुशीनगर में हो गया। अगला प्रश्न है कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो यह चौथा होगा, क्योंकि पहला राजगीर जो बिहार में है वहां पे हुआ था, दूसरा वैशाली जो बिहार में है वहीं पे हुआ था, और तीसरा पाटलिपुत्र पटना में हुआ। तो इस प्रकार चौथा जो कश्मीर में है यह बिहार में स्थित नहीं है। अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया? तो ये राजगीर में हो जाएगा। प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर यानी राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया? ये राजगीर में। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? ये राजगीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो ये कश्मीर में। चौथा बौद्ध सम्मेलन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। चौथे का अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, पहले का महाकश्यप ने। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य साबक मीर यानी सर्वकामिनी थे। अगला प्रश्न है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क ने। अगला प्रश्न है
अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, तीसरे बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध सभा लगा था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मलों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मध्य खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा, कसया, मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो यह बौद्धों का धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। पहला विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह है विनय पिटक में। दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। तथा तीसरा है अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत के बारे में लिखा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? जो देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे। जो हीनयान संप्रदाय के है वो मूर्ति को नहीं पूजते थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो इसका उत्तर संदेहास्पद है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर कई और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी तक सुंग यून ने भारत की यात्रा की। चीनी यात्री सुंग यून 5 से 18 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म की प्रतियों के साथ चीन लौटा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये कनिष्क के राज्यकाल में। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हुई। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए।
आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है जब वो अपने घर को त्याग कर गए थे। घर के त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ये आत्मदमन समान नहीं है। तप यानी आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को दान दिया। अगला चैप्टर है जैन धर्म। आइए इनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदी वर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के हैं। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। अगला प्रश्न है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो प्रथम शिष्य इसका जामाली था, जो इसका जमाई था। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जामाली से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो ये पावापुरी में इनका निधन हुआ। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। दिए गए प्रश्न में जैन धर्म के प्रवर्तक के स्थान पर जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में आदिनाथ या ऋषभदेव का नाम आता है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 पूर्व पुण्य प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। क्या क्या? सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सटीक ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था सम्यक दर्शन तथा सटीक क्रिया सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये मखली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे।
किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। विभिन्न स्रोत नंदवत्स एवं किसंकिच्छ नामक आजीविक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मकली पुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इसका अभिप्राय है कि गोसाल से पूर्व भी आजीविक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इस संप्रदाय को लोकप्रियता गोसाल के द्वारा दिलाई गई, अतः इन्हें परंपरानुसार आजीविक संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया गया। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये स्थूलभद्र थे। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति यानी सभा का आयोजन चतुर्थ शताब्दी में ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये खारवेल का। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया। द्रिम्बिक ग्राम में महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात द्रिम्बिक ग्राम के समीप रिजिपालुका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वे केवलिन कहलाए। अगला चैप्टर है शैव तथा भागवत धर्म। अब इनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्त वंश की। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा संभवतः उन्होंने इसे अपना राज धर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत में। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। अगला चैप्टर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी राजनीतिक दशा। आइए इनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? तो इसका उत्तर संदेहास्पद है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए को माना है, जो त्रुटिपूर्ण है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसका उत्तर उदयन हो जाएगा, जो इसमें नहीं दिया गया है। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ये अजातशत्रु हो जाएंगे। अजातशत्रु ने बसाया था। अगर पूछा जाए कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की, तो अजातशत्रु ने। और पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? तो उदयन ने। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था।
चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्थ प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक राज्य था। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था, जिसका शासन काल 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक था। वह हर्यक वंश का संस्थापक था। मगध का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था। वह हर्यक वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? तो ऑप्शन बी राजगृह। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम राजगृह था। प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे और अंततः मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड्स का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो महाजनपद और महाजनपदों की राजधानियों का मिलान करना है। तो आइए इसका मिलान करते हैं। मल का राजधानी आपको कुशीनारा हो जाएगा। उसके बाद आपको अंग की राजधानी चंपा है। उसके बाद गांधार का राजधानी तक्षशिला है और वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। मल कुशीनारा, अंग चंपा, गांधार तक्षशिला और वत्स कौशाम्बी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यह लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका उत्तर वैशाली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये राजगृह, गृहव्रज भी कहा जाता है इसे राजगृह। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह गृहव्रज को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसकी राजधानी राजगृह चाहे गृहव्रज ऑप्शन में होता तो वो होता। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो यह हर्यक वंश के शासक थे अजातशत्रु। मगध का शासक अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। यह अंगुत्तर निकाय में है। अंगुत्तर निकाय में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये है, पहला अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी महाजनपद, चौथा कौशल महाजनपद, पांचवा वज्जी, छठा मल, सातवां चेदी, आठवां वत्स, नौवां कुरु, 10वां पंचाल, 11वां मत्स्य, 12वां शूरसेन, 13वां अश्मक,
14 अवंती, 15वां गांधार एवं 16वां कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहां इन 16 महाजनपदों के नामों में कुछ भिन्नता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो ये प्रद्योत जो था यह अवंती का राजा था। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रद्योत था। इसकी पुत्री वासवदत्ता ने वत्स नरेश उदयन से ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्न वासवदत्ता नामक नाटक में है। मुख्य रूप से आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जयिनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। अगला प्रश्न है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने किया। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। इसके उपरांत शुंग, कण्व, गुप्त आदि ने शासन किया। प्रश्नानुसार निकटतम सही उत्तर विकल्प ए है। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? तो इनका संबंध उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ। राजा खारवेल का नाम हाथी गुफा लेख के साथ है। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा जीती गई? तो यह खारवेल द्वारा। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश या महामेघवाहन वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, अंग जनपद की राजधानी थी? तो अंग जनपद की राजधानी चंपा है। दक्षिणी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। अगला चैप्टर है यूनानी आक्रमण। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? यानी सिकंदर महान के समकालीन कौन सा मगध का राजा था? तो ये धनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन्ट
फोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। अब अगला चैप्टर है मौर्य साम्राज्य। इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। इनसे अधिक प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एपियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस के रूप में, जबकि जस्टिन, स्ट्रैबो तथा एरियन ने सेंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। प्लूटार्क तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका समय 321 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत यानी दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त के पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को महापद्मनंद, अन्य नाम नंद का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मेगस्थनीज दूत था सेल्यूकस का। मेगस्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा शिल्पकार और व्यवसायी, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक, सातवां मंत्री एवं उपदेशक। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज के इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली छोट समितियों का उल्लेख किया। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है।
सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो आइए इसका मिलान करते हैं। चोल संगम झील, चोल संगम झील, इसका उत्तर हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रथम। चोल गंगम झील का निर्माण करवाया राजेंद्र प्रथम ने। उसके बाद आपको धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक द्वारा किया गया। उसके बाद प्रयाग की सभा हर्षवर्धन द्वारा, और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चोल गंगम झील राजेंद्र प्रथम द्वारा, धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक द्वारा, प्रयाग की सभा हर्षवर्धन द्वारा, सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख 150 ईस्वी के रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी, और बाद में अशोक के गवर्नर यवनराज दुस्साहस ने इस जलाशय के साथ नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनर्थ तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से अधिक। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है, जो ऑप्शन में नहीं है। हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक प्रस्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के दूसरे शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सात्यपुत, केरलपुत एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, यह भाब्रू स्तंभ है जिसमें अशोक ने अपने आप को स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू स्तंभ में भाब्रू बराड़ शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। प्रियदर्शी लाजा मागधे संघे अभिवादे तुनंग आहा अपावा धातंग च, यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अशोक का धर्म एवं नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख के माध्यम से संदेश देता है। अपा सिन्वे बहु कयाने दया दाने सच्चे सोचये माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर विकल्प ई होगा। अगला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसे देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोकवर्धन कहा गया है। कई बार पूछ लेता है अशोकवर्धन, अशोक को किस में कहा गया? तो पुराणों में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो प्राकृत है। अशोक का इतिहास में हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है, पहला शहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेहरा, तीसरा कालसी, चौथा गिरनार,
5वां धौली, 6ठा जौगढ़, 7वां एररगुड्डी तथा 8वां सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से आरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरामाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से आरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो ये हो जाएगा आपको ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी यह खरोष्टी लिपि है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप 1835 ईस्वी, ग्रोटेफेंड 1836 ईस्वी, लैसेन 1838 ईस्वी आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? तो खरोष्टी दाएं से बाएं। अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया? तो यह जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली तोपड़ा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में की गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। अंतिम मौर्य सम्राट था तो यह बृहद्रथ था। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? रोमिला थापर। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर यह मत है कि अशोक की नीति के कारण आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। अगला चैप्टर है मौर्योत्तर काल। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? सबसे पहले मौर्य, मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद कण्व, कण्व के बाद कुषाण। इस चारों में पहले से बाद के क्रम में सजाना है। तो मौर्य वंश के बाद इसके समाप्त कर शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंग के बाद कण्व वंश की, कण्व के बाद कुषाण वंश की। विद्वान मौर्य साम्राज्य की अवधि लगभग 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व मानते हैं। शुंग राजवंश के काल की अवधि लगभग 184 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व मानी जाती है। कण्व राजवंश की अवधि लगभग 73 ईसा पूर्व
से 28 ईसा पूर्व है। कुषाण साम्राज्य को ईस्वी की पहली से तीसरी शताब्दी के मध्य माना गया है। अतः विकल्पगत प्राचीन भारत के राजवंशों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है: मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद कण्व, कण्व के बाद कुषाण। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। पाल वंशीय शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। इन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? बालपुत्र देव ने। 1 को 2 के साथ मिलान करना है। प्राचीन भारत के स्थल और वर्तमान में किस राज्य में है? आइए इसको मिलान करते हैं। कर्ण, कर्ण सुवर्ण, इसका हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कर्ण सुवर्ण अब पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद प्राग ज्योतिष, प्राग ज्योतिष हो जाएगा आपको असम में। प्राग ज्योतिष असम में। उसके बाद आपको गिरनार हो जाएगा आपको गुजरात में। और प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में। पुरातत्वीय और ऐतिहासिक विवरणों में कर्ण सुवर्ण को प्राचीन नगर बताया गया है जिसकी राजधानी वर्तमान मुर्शिदाबाद जिला पश्चिम बंगाल में मानी जाती है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राग ज्योतिष और कामरूप दोनों नामों का प्रयोग प्राचीन असम एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए किया गया है। गिरनार पर्वत और उससे संबंधित प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थल आज के गुजरात राज्य में आते हैं। प्रतिष्ठान पैठण गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर पूर्व नाम औरंगाबाद जिले का नगर है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ऑप्शन ए जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन प्रथम का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन ने। रुद्रदामन प्रथम 130 से लेकर 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा का यह अभिलेख प्रारंभिक संस्कृत अभिलेखों में से एक है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के निर्माण तथा पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो विम कड़फिसेस ने। विम कड़फिसेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कड़फिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या जारी की गई। तो यह सातवाहनों द्वारा शीशे के सिक्के जारी की गई। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या सातवाहन शासकों के द्वारा जारी की गई थी। ध्यातव्य है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इनकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वयायन नाम से जाना जाता था। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था।
अब अगला चैप्टर है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में लगभग 455 ईस्वी में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का धर्मपाल। वेनेसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से 455 ईस्वी से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो गुप्त काल, कुमारगुप्त ने किया था। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो कौटिल्य आचार्य नहीं थे, यानी नागार्जुन, शीलभद्र और शांति रक्षित इसमें आचार्य थे। कौटिल्य चाणक्य 4वीं-3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आचार्य तथा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री एवं अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार वे तक्षशिला से संबद्ध आचार्य थे, जबकि नालंदा महाविहार का सुनियोजित विकास गुप्त काल में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ पर अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। और कारण आर, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही होगा। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, प्राचीन नाम राजगिरी के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप इस महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा, वेनसंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से दोनों गलत है। फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया हुआ था और वेनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया हुआ था। इसमें उल्टा दिया गया है, इसीलिए दोनों गलत है। फाहियान एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उसने यहाँ के लोगों के जीवन का विस्तृत विवरण लिखा। उसने अपने विवरण में राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उसने हर्ष द्वारा नालंदा में निर्मित कई मंजिलों वाले कांस्य मठ का वर्णन किया है। उसने अपने विवरण में उल्लेख किया है कि हर्ष के काल में शूद्र कृषि करते थे। उसने अपने वृत्तांत में प्रयाग में आयोजित सम्मेलन का भी उल्लेख किया है। अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चीनी यात्री सुंग ने भारत की यात्रा की थी। तो ये 5 उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। इसका उत्तर होगा क्योंकि 518 ईस्वी से 521 ईस्वी 3 सालों तक उसने भारत की यात्रा की थी। और उसके उपरांत बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित कर वह चीन लौट गया। इसीलिए इनमें से कोई ऑप्शन ये वाला नहीं है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर वेनसंग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर, सोगौड़ा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ, भरूच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। इसीलिए इनमें से एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि सभी बंदरगाह था। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश ने। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग था। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग, उपज का छठा भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो खष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग कर अथवा उद्रंग कहा जाता था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। प्रायः सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 उपज का छठा भाग था। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो को अप्रहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से कितने सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक अमरसिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। अमरकोश में भूमि के 12 प्रकारों की भूमियों की सूचना दी गई है।
जिसमें शामिल है उर्वर यानी उपजाऊ भूमि, मरुस्थली भूमि, उस्सर यानी बंजर भूमि, अपराहत यानी परती भूमि, साद्वल या सातबला घास वाली भूमि, पंकिल यानी कीचड़ वाली भूमि, जल प्रायानुपम नमी युक्त भूमि और कच्छ दलदली जल स्रोतों के निकट की भूमि, सरकरा चूना पत्थर कंकड़ युक्त भूमि, सरकरावती बलुआही भूमि, नदी मातृक नदी द्वारा सिंचित भूमि तथा देव मातृक वर्षा द्वारा सिंचित। अतः उपयुक्त विकल्पों में दिए गए सभी विकल्प सुमेलित है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। इलाहाबाद प्रशस्ति चाहे प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसी प्रशस्ति में हरिसेन ने स्वयं को संधि विग्रहिक, कुमारामात्य और दंडनायक बताया है, जिसका तात्पर्य है कि गुप्त काल में एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर नियुक्त हो सकता था। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया है पुराणों में। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय, श्री पर्वत क्षेत्र का शासक तथा आंध्र भृत्य, आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। उपयुक्त में से एक से अधिक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। वो अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। वाकाटक राजवंश प्राचीन भारतीय राजवंश है, जिसने भारत के मध्य भाग और दक्षिण में 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी के अंत 6ठी शताब्दी की शुरुआत तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति प्रथम था, जिसका उत्तराधिकारी प्रवरसेन प्रथम था, जिसे वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। प्रवरसेन प्रथम के समय में ही वाकाटक वंश की सीमाएं उत्तर में विंध्य क्षेत्र, वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र इसमें शामिल, से लेकर दक्षिण में दक्कन, वर्तमान हैदराबाद भी उसके प्रभाव क्षेत्र में शामिल के क्षेत्र तक विस्तृत हो गई। वाकाटक नरेशों ने सर्वप्रथम इसने ही सम्राट की उपाधि धारण की तथा 4 अश्वमेध यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न किया। पुराणों में उसे प्रवीर कहा गया है, अतः चारों विकल्प सत्य है। हून राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? हून राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? प्रकाश धर्मन द्वारा। हून राजा तोरमान औलिकर राजा प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूनों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे हून आक्रमण का नेता तोरमान था। मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है। कौशाम्बी से तोरमान की 2 मोहरें मिली हैं। तोरमान ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर या स्थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। कवि बाण निवासी था? उपयुक्त में से कोई नहीं। बाणभट्ट के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों के मध्य काफी मतभेद देखने को मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीतिकुटा नामक गांव में हुआ था, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म उत्तर प्रदेश में कान्यकुब्ज कन्नौज के समीप प्रीतिकूट गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था।
हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ह्वेनसांग ने। हर्षवर्धन के समय की सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कंठा विलासा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यू की कहा जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 15 माह सवा वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र का अध्ययन किया। उसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः 642 ईस्वी नालंदा आया। इस प्रकार ह्वेनसांग की नालंदा में निवास कुल अवधि दोनों यात्राओं को मिलाकर लगभग 2 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के समय में भारत आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहां का व्यापार ही था। वाना ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जयिनी तथा कन्नौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? भास्कर वर्मन ने। प्रश्नगत विकल्पों में हर्ष के समय पर भास्कर वर्मन ने असम पर शासन किया था। भास्कर वर्मन कामरूप, असम में वर्मन राजवंश का शासक था। मुकुंद माधव शर्मा की पुस्तक इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशिएंट असम और असम गजेटियर के अनुसार भास्कर वर्मन के उपरांत कुछ वर्षों के लिए अवंती वर्मन शासक बना, जिसे लाल स्तंभ ने गद्दी से हटाकर सिंहासन हथिया लिया। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का पुष्यभूति वंश का शासक हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है। हर्षवर्धन ने लगभग 606 ईस्वी से 647 ईस्वी लगभग 41 वर्षों तक शासन किया। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? न्याय। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन स्कूल न्याय का विकास हुआ। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान वैध या अवैध हो सकता है। वैध ज्ञान को प्रमा और अवैध ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इनमें से कोई नहीं। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे। सौमिला गुप्तकालीन नाटककार है, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में किसी ने कार्य नहीं किया था।
यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और अंतिम उत्तर पत्रक दोनों में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना है। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 ईस्वी श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल प्राय 1000 बीसी से 600 बीसी से करीब 1000 वर्ष बाद का है, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। अगला चैप्टर है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने मौर्य युगों में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर आदि गुफा प्रमुख है। अगला प्रश्न है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय वास्तुकला में स्तूप, चैत्य और विहार यह तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध स्थापत्य के प्रमुख तत्व है। स्तूप एक गोलाकार समाधि स्थल है जिसमें मुख्यतः महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों के शारीरिक अवशेषों को रखा गया। स्तूप पूजा स्थल है किंतु इसमें पूजा कक्ष नहीं होते। चैत्य प्रार्थना कक्ष होते हैं जिसमें पूजा के लिए एक कक्ष और एक स्तूप होता है। इसी कक्ष में बैठकर बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चना करते हैं। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है जिसका उपयोग बौद्ध भिक्षु अध्ययन, आराम और ध्यान के लिए किया करते थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। चंदेल खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। चंदेल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वप्रमुख है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। कुषाणों के समय में गांधार कला की शैली कुषाणों के समय में फली फूली। कला की गांधार शैली का विकास प्रमुख रूप से कुषाणों के समय हुआ। इस कला के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाओं का व्यापक रूप से निर्माण किया गया है। बुद्ध की प्रतिमा प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? गांधार शैली में। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेन-सांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अपने अंतिम उत्तर पत्रक में विकल्प एक को ही सही विकल्प के रूप में स्वीकार किया है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद प्रयागराज के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त कला के। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा किले में स्थित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है अजंता में। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग अजंता में स्थित है। बोधिसत्व पद्म पानी अवलोकितेश्वर की पेंटिंग अजंता में स्थित है। ध्यातव्य है कि यह असाधारण भित्ति चित्र लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य का है, जो अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मठ के आंतरिक भाग में संरक्षित है। यह राजसी और दैवीय स्थिति दोनों के संकेतक के रूप में जाने वाले विस्तृत मुकुटों का एक प्रारंभिक दृश्य प्रदान करता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? तो ये भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में।
भानुगुप्त के एरन अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में भानुगुप्त के मंत्री गोपराज के युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है, जो बीना और रेवता नदियों के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो ये चंदेल। खजुराहो के अधिकांश मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी यह चंदेलों का मुख्य काल है, किंतु इसके पूर्ववर्ती और परवर्ती काल में भी मंदिरों का निर्माण हुआ के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बड़ा बुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? भारत जावा कला का। बड़ा बुदुर बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विरासत स्थल है। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा। समुद्रगुप्त ने सीलोन श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी। अगला चैप्टर है दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। पहला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने लगभग 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर वर्तमान तंजावुर के शैव मंदिर राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ। दूसरा प्रश्न, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह ग्राम पंचायत विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थे और ग्राम प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? तो यह पल्लव वंश ने तमिलनाडु राज्य में बनाया है कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो यह एकाम्बरेश्वरार मंदिर स्थित है। एकाम्बरेश्वरार मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों के काल में हुआ था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। इस मंदिर से पल्लव काल से लेकर नायक शासकों के समय तक के विभिन्न शिलालेख प्राप्त हुए हैं। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पल्लव, चोल और विजयनगर के शासकों के समय में किया गया था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? राजराज प्रथम द्वारा। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम चोल ने करवाया था। इनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो कुड़वुड या करूर। चेर राजवंश की राजधानी कुड़वुड या करूर। चेर राजवंश ने दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग पर शासन किया। वर्तमान में केरल तथा तमिलनाडु के कुछ भाग
केरल स्टेट गजेटियर के अनुसार चेरों की राजधानी वांजी का भी उल्लेख मिलता है, जिसका साम्यता कुछ विद्वान करूर या कुरबुर से ही करते हैं। जिस प्रथम चेर राजा का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है वह उदय जिरल उत्थीगन चेरल था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब राजवंश का। संगम साहित्य में चेर, पांड्य और चोल तीनों राजवंशों का उल्लेख हुआ है। संगम साहित्य में चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्राय द्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम्ब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उदयपुर संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उदयपुर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में आरगारू नाम से मिलता है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पल्लव, पांड्यों और चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, आगे चलकर गोपुरम का भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता में अलंकृत किया जाने लगा। चोल शासकों ने भव्य मंदिरों के साथ साथ विशाल गोपुरमों का भी निर्माण किया। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो चेर ने। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध चेरों ने स्थापित किए। रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ था। अरिका मेडू से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय कार्यकाल 1422 से 1446 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सद्दैन व मजम उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। अगला चैप्टर है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। उसका पहला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वैशेषिक दर्शन के अनुसार भौतिक जगत का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। दूसरा, कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? कार्तिकेय की। कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? कार्तिकेय की। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार, अन्य नाम कार्तिकेय स्कंद, के जन्म की कहानी है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो यह विशाखदत्त है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? यह इंडिका था। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषयों में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था।
इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, जिसमें से एक समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। अगला प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज था। सूची 1 और 2 को मिलान करना है, पुस्तक और उसके लेखक। तो आइए इसको मिलान करते हैं। बृहत संहिता के लेखक वराहमिहिर है। बृहत संहिता का लेखक वराहमिहिर। उसके बाद मूसिका मसा, इसके लेखक का नाम है अतुला। उसके बाद राजतरंगिनी के लेखक है कलहन। और विक्रमांक देवचरित का लेखक है विल्हन। राजतरंगिनी के लेखक कलहन और विक्रमांक देवचरित का लेखक विल्हन। मूसिका मसा का अतुला और बृहत संहिता का वराहमिहिर। 1 और 2 का इसमें भी मिलान करना है, लेखक और उसके पुस्तकें। तो आइए इसको भी मिलान करते हैं। कौटिल्य के पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। पाणिनि के पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। उसके बाद कामंदक के पुस्तक का नाम था नीति शास्त्र। और कालिदास के पुस्तक का नाम कुमार संभव। आइए इस पर कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम था राजतरंगिनी। कलहन ने राजतरंगिनी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह 1128 ईस्वी से लेकर 1149 ईस्वी के शासनकाल में की। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यह इनमें से किसी पे नहीं है, ये राजनीति शास्त्र पर था। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। और विदेश नीति दोनों हो जाएगी। इसमें राज्य के मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प तथा व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त है। इसीलिए इनमें निम्नलिखित में एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा मौर्य शासन काल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो कौटिल्य था। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? तो महेंद्र वर्मन और मत्स्य विलास प्रहसन, यह सही है। सही युग इस प्रकार है: मत्स्य विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम, अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय, समरांगन सूत्रधार राजा भोज परमार वंश, मानसोल्लास सोमेश्वर तृतीय। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस पुस्तक का जो लेखक था यह अज्ञात है। इसके लेखक के नाम का पता अभी तक नहीं चला है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में एक अनाम व्यापारी ने लिखा। इसने भारत से आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाय। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय रायपिथोरा के दरबारी कवि चंद्रबरदाय ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो चंद्रबरदाय। रिपीट हुआ है यह क्वेश्चन।
2 बार बीपीएससी ने पूछा है। अगला प्रश्न है स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो ये भास हो जाएंगे। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक भास हैं। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए जिन्हें वर्ष 1909 ईस्वी में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था और वर्ष 1912 में इसका प्रकाशन किया था। इन नाटकों के नाम है प्रतिज्ञा यौगंधरायन, स्वप्न वासवदत्ता, उरुभंग, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमारकम एवं चारुदत्तम। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग है। इसमें से केवल पहले 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा लिखे गए हैं। बाकी अन्य 9 सर्ग अन्य कवियों द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म और तारकासुर वध की वृत्तांत वर्णित है। किरातार्जुन ये पुस्तक किसने लिखा था? तो भारवी ने। किरातार्जुनीय पुस्तक भारवी ने लिखा। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी है। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। अगला प्रश्न है उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। पाली भाषा में लिखित इस ग्रंथ में नागसेन एवं हिंदी यमन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बाण भट्ट ने। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाण भट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो आइए इसका मिलान करते हैं। चरक चरक चिकित्सा से संबंधित थे। उसके बाद हो जाएगा ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित थे। उसके बाद वाराहमिहिर ज्योतिष से संबंधित थे और विशाख दत्त नाटककार थे। चरक चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त गणित से, वाराहमिहिर ज्योतिष से और विशाख दत्त नाटककार थे। अगला प्रश्न है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? यह कामंदक द्वारा। नीति शास्त्र के लेखक कामंदक थे। कामंदक द्वारा रचित नीति शास्त्र 1192 छंदों श्लोकों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है जो 34 खंडों, प्रकरणों, 20 अध्यायों या सर्गों में समूहीकृत है। इसमें अधिगम की पारंपरिक शाखाएं हैं, राज्य इसके घटक और संरक्षण, अंतरराज्य संबंधों पर मंडल सिद्धांत, विभिन्न प्रकार की नीतियां, युद्ध और शांति, कूटनीति और बुद्धिमत्ता, सैन्य संगठन और किन दोषों से बचना चाहिए, परिशिष्ट तुलना के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कामंदक के नीति शास्त्र की सामग्री को सूचीबद्ध करता है। अगला चैप्टर है पूर्व मध्यकाल मध्यकाल से पूर्व। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव था। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 ईस्वी से लेकर 1147 ईस्वी थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से लेकर 1335 ईस्वी मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत है? तो पहला और दूसरा गलत है, यानी तीसरा और चौथा सही है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, सही बात है। और यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे।
ये सभी विक्रमशिला में हुए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय महाबिहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। यह बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में अवस्थित था। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की तंत्रयान शाखा वज्रयान का सर्वाधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून विधि, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? तो धर्मपाल ने। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? तो धर्मपाल ने। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल 770 से लेकर 810 ईस्वी के द्वारा की गई थी। तिब्बती विद्वान लामा तारानाथ के अनुसार 10वीं शताब्दी के आते आते विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय से भी बृहद शिक्षा का केंद्र बन गया। अगर आपसे पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया तो ये कुमारगुप्त ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो धर्मपाल द्वारा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? कर्नाट राजवंश के समय। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश 11वीं शताब्दी ईस्वी से 14वीं शताब्दी ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्य देव थे। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में। उदंतपुर जिसे उदंडपुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। सुल्तान जैनुल आबिदीन। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। इस प्रकार इस बुक का जो प्राचीन इतिहास का है वो भाग खत्म हुआ।